Dear student, now we are going to discuss one very important aspect of the Muslim law, that is maintenance of Muslim wife. It is very important as well as the very controversial issue after the judgment of the Muhammad Ahmad Khan versus Sahbano Begum in 2085 Supreme Court. So now we will discuss all the cases as well as the provisions regarding to the maintenance of Muslim wife. Under this heading, we will discuss the maintenance of wife under Muslim personal laws, maintenance of wife as well as the divorced wife under 125, and now let us BNS section 144 of the CRPC, and the third is maintenance under Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986. We will discuss all the details provision under this act as well as the two very important cases, that is Muhammad Awad Khan versus Sahbano Begum and Daniel Latifi versus Union of India, year 2001. So now let us start. As far as the maintenance of maintenance under Muslim personal law is concerned, we will divide this personal law into the two categories: maintenance of wife during during marriage, and maintenance of wife after the divorce. Because as far the maintenance, let us discuss the maintenance of Muslim wife during the marriage. So as far the during the marriage is concerned, all the personal laws, as we are aware of this fact that every personal laws, be it a Hindu, Muslim, Christian, and Jews and Parsi, it is a mandatory provisions, and it mandates the husband to maintain his wife. सो अगर आप हिंदू लॉ में भी देखें तो सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, एंड ये जो लाइबिलिटी है हस्बैंड की, वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है. हर एक पर्सनल लॉ में हस्बैंड की लाइबिलिटी को एब्सोल्यूट माना गया है, क्योंकि ये दायित्व तो हस्बैंड का है कि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज वो पत्नी का भरण पोषण करे. यहाँ पर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की बात करें तो सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस ये कहता है कि पत्नी चाहे सक्षम हो चाहे सक्षम न हो, डिस्पाइट ऑफ दैट हर हस्बैंड विल मेंटेन हर सेल्फ. सो यहाँ पर लाइबिलिटी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है. पति की लाइबिलिटी प्रॉपर्टी होने, बेरोजगार होने या ना होने, उसके बाद प्रॉपर्टी होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करता. अगर वो शादी किया है तो वो अपनी पत्नी का भरण पोषण देने के लिए हर स्थिति में दायित्वाधीन है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो. तो वही लाइबिलिटी यहाँ पर मुस्लिम हस्बैंड पर भी डाली गई है कि जो हस्बैंड है वो पूरी तरह से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज, अपनी जब तक मैरिज चल रहा है, अपनी पत्नी का भरण पोषण वो करता रहेगा. इसके लिए पत्नी को 3 कंडीशन को फॉलो करनी होगी. पत्नी जो है मस्ट बी अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज 15 ईयर्स. जो वाइफ होगी मस्ट फॉलो मैरिटल ऑब्लिगेशन, फॉर एग्जाम्पल फ्री एसेस टू हर हस्बैंड, फ्री एसेस ऑफ हरसेल्फ टू हस्बैंड, वो अपने पति के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगी. साथ ही साथ पति के हर आदेशों को, वैलिड आदेशों को वो मानती है. यानी 3 अगर कंडीशन पूरी हो जाती है तो ऐसी पत्नी जो है अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए इंटाइटल होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज. जहां तक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किसी भी पर्सनल लॉज में नहीं है. हर एक पर्सनल लॉज में प्रॉब्लम तब होती है after the divorce. When the divorce takes place, as far as the Hindu law is concerned, it is clearly indicated that a Hindu husband will liable to pay maintenance to his wife after the divorce till she get remarried, till she live her proper life, till she become unchaste. यानी कि पति की लाइबिलिटी जो है वो डाइवोर्स के बाद वो बनी रहती है जब तक कि वो रीमैरिज ना करते या फिर एडल्टरस लाइफ ना जीने प्रारंभ करते, या जब तक वो जीवित है तब तक वो लाइबिलिटी वो बनी रहेगी. वही लाइबिलिटी जो है यहाँ पर मुस्लिम हस्बैंड के ऊपर भी डाली गई है कि वो लाइबिलिटी यहाँ पर मुस्लिम हस्बैंड के ऊपर नहीं डाली गई है. जहां तक आफ्टर डाइवोर्स है, पर्सनल लॉ ये कहता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, यानी 90 डेज तक जो है लाइबिलिटी जो है वो हस्बैंड की बनी रहेगी आफ्टर द डाइवोर्स. और अगर यहाँ पर 2 कंडीशन और भी है. अगर शादी के बाद पति पत्नी के बीच में मैरिज कंज्यूमेट नहीं होता है, यानी कि पति पत्नी आफ्टर द मैरिज जो है पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो
अगर विवाह डिसॉल्व होता है तो पति की लायबिलिटी इद्दत की अवधि तक भी नहीं बनेगी। इद्दत की अवधि तक लायबिलिटी तब बनेगी जब विवाह के पश्चात जो है वो मैरिज जो है कंज्यूमेट हो गया है, यानी सेक्शन कोर्स हो चुका है, तब पति की लायबिलिटी जो है वो 90 दिन की बनेगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। उसके बाद जो है पर्सनल लॉ जो है वो खामोश हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है, अतः पति की लायबिलिटी जो है 90 दिन के बाद नहीं बनती है, ऐसा कहा गया था। आफ्टर द इद्दत पीरियड पति जो है वो लायबल नहीं होता था। ये जो है पर्सनल लॉज का प्रावधान है। जहाँ तक सीआरपीसी मेंटेनेंस अंडर 125 ऑफ द सीआरपीसी की बात करता है, जो कि अब सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी की बात है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया था 1985 में, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस। इस केस के बाद से जो पर्सनल लॉ है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉज के कुछ प्रावधानों को बदल दिया। अगर आप इस केस के फैक्ट को देखेंगे तो ये केस का फैक्ट ये था कि मोहम्मद अहमद खान और शाहबानो बेगम के बीच में 1932 में 1932 में जो है, जब शाहबानो बेगम की उम्र 22 साल थी, उस वक्त शादी हुई। दोनों की शादी 1975 तक काफ़ी सुखी और काफ़ी आनंदमय जीवन दोनों का बीता। और इस दौरान उसके जो है 3 पुत्र और 2 पुत्री हुई। 1975 में जब शाहबानो बेगम की उम्र 65 साल की थी, तब मोहम्मद अहमद खान ने उसे 1975 को घर से निकाल दिया। और 1978 में मोहम्मद घर से निकालने के बाद ना उसे तलाक दिया ना उसे मेंटेनेंस दिया। 1978 में यानी कि घर से निकाले जाने के 3 साल के बाद जो है मोहम्मद शाहबानो बेगम ने इंदौर की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत उसने आवेदन किया। और जब ये कोर्ट में मैटर चल रहा था, उसी दौरान जो है उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने उसे 13 तलाक दे दिया और जो मेहर की धनराशि थी 3000 रुपये उन्होंने कोर्ट में जमा कर दी और ये कहा कि अब मेरी लायबिलिटी शाहबानो बेगम के प्रति खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने मेहर की धनराशि भी जमा कर दी है और जो खर्चे थे वो भी जमा कर दिया है, अतः अब वो पत्नी के भरण पोषण के लिए दायित्वाधीन नहीं होगा। उसके बावजूद भी इंदौर की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने जो है उसे 25 रुपये प्रति माह के दर से हर महीने को देने का आदेश दिया शाहबानो बेगम को। पति जो है वो शाहबानो बेगम को हर महीने 25 रुपये दे, ऐसा आदेश इंदौर की प्रथम श्रेणी न्यायालय ने किया। लेकिन पत्नी को ये 25 रुपये जो है काफ़ी कम था। पत्नी का कहना था कि जो पति की आमदनी है, चूंकि पति वकालत करता था, उसकी आमदनी जो है वो हजारों में थी और उसने कहा कि 60,000 रुपये पति जो है प्रति वर्ष कमाता है। ऐसी स्थिति में उन्होंने इस धनराशि को बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया और शाहबानो बेगम के इस तर्क को हाईकोर्ट ने माना और वो धनराशि 25 रुपये से बढ़ाकर 179.20 पैसे यानी कि 189 रुपये 20 पैसे कर दिया। जब ये जजमेंट आया तब मोहम्मद अहमद खान ने जो है इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। सुप्रीम कोर्ट में जब मोहम्मद अहमद खान ने अपील किया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि मुस्लिम का सबसे बड़ा बोर्ड है, उसने सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त की कि भाई ये केस का जजमेंट जो है वो पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर रहा है, अतः उसे भी यानी कि पर्सनल लॉ बोर्ड को भी पार्टी बना जाए और मोहम्मद अहमद खान और पर्सनल लॉ बोर्ड एक तरफ और दूसरी तरफ जो है यूनियन ऑफ इंडिया जो है उस केस में लड़ी और अल्टीमेटली इस अगर जजमेंट को केस को देखें तो इसमें 3 मुख्य इश्यूज थे। पहला था वेदर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी विल अप्लाई ऑन मुस्लिम वाइफ, क्या 125 के प्रावधान जो है वो मुस्लिम वाइफ के ऊपर अप्लीकेबल होंगे। दूसरा है व्हाट इज द पीरियड फॉर विच हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन, पति जो है अपनी पत्नी का भरण पोषण कितनी अवधि तक करेगा, ये दूसरा विवादास्पद प्रश्न था। और तीसरा था वेदर बाय पेमेंट ऑफ मेहर मुस्लिम हस्बैंड इज अब्सॉर्ब फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू मेंटेन, क्या पति के मेहर देने के पश्चात भी पति की लायबिलिटी पति अपनी लायबिलिटी से शिफ्ट हो लायबिलिटी से बरी हो जाएगा पत्नी के भरण पोषण करने से। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो है महत्वपूर्ण इश्यूज जो है इस केस में थे। वन बाय वन इस
सुप्रीम कोर्ट ने जो है तीनों बिंदुओं पर बहुत ही बढ़िया इंटरप्रिटेशन किया। और जो पहला जो इंटरप्रिटेशन था, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि क्या वेदर द 1 to 5 ऑफ सीआरपीसी विल अप्लाई ऑन द मुस्लिम वाइफ और नॉट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी इज अ सेक्युलर एक्ट, ये जो है वो धर्मनिरपेक्ष एक्ट है। इट विल बी अप्लाई टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, यानी कि एक मुस्लिम पत्नी को इस आधार पर कि वो मुस्लिम है इस अधिनियम से आने से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सेकुलर एक्ट है। और इस जो सेकुलर एक्ट है इसका इंटेंशन है, द एम ऑफ दिस सेक्शन 1 to 5 इज द वेलफेयर ऑफ द वाइफ बाय प्रोवाइडिंग हर विद द रिक्वायर्ड शेल्टर एंड फूड आफ्टर द डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी कि पति के डाइवोर्स देने के बाद ये एक्ट जो है हर एक पत्नियों को, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उसे शेल्टर, उसे खाना पीना इत्यादि प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ये एक्ट बनाया गया है, ताकि वो पत्नी जो है वो भूखे मरने की नौबत उसे न आए। जहां तक ऑब्जेक्ट अगर आप देखें इस सीआरपीसी का, टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम पॉवर्टी, हंगर, डेस्टिट्यूट एंड वेग्रेंसी, तो पत्नी को डेस्टिट्यूट होने से, पॉवर्टी लाइन में जाने से ये अधिनियम जो है उसे प्रोटेक्ट करता है। अतः ये कोई भी धर्म की महिला जो है 1 to 5 ऑफ सीआरपीसी में आ सकती है। अतः पहले क्वेश्चन का सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जवाब दिया है कि चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर हर वाइफ जो है इस अधिनियम के अंतर्गत आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये अधिनियम जो है अगर मुस्लिम पत्नियों को आने से अगर रोका गया तो ये सेक्शन 14 का ब्लेटेंट वायलेशन हुआ, क्योंकि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच मेक डिस्क्रिमिनेटरी इन द नेम ऑफ द सेक्स। हर एक व्यक्ति जो है, भारत का हर एक व्यक्ति जो है आर्टिकल 14 के अंतर्गत वो समान अधिकार रखता है, ये इसका फंडामेंटल राइट है। और दूसरा है 21 के अंतर्गत पत्नी को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। अतः अगर पति उसका मेंटेनेंस नहीं करेगा तो उसको डिग्निफाइड लाइफ के जीने जो आर्टिकल 21 का जो है वो ब्लेटेंट वायलेशन होगा। इस दो आर्टिकल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को भी सीआरपीसी का लाभ देने की बात की। दूसरा जो इश्यूज था, वेदर व्हाट इज द पीरियड फॉर विच हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन। पति जो है यहाँ पर मैं बता दूं, पहले डिस्कस कर चुका हूं कि पर्सनल लॉ में कहा गया है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत हस्बैंड जो है अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा, उसके बाद ये एक्ट खामोश है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीआरपीसी मैंडेट ए हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ टिल द टाइम ऑफ सी रीमैरिज। सीआरपीसी में कहा गया है कि पति जो है पत्नी के डाइवोर्स देने के बाद भी उसकी लायबिलिटी तब तक बनी रहेगी जब तक कि सी रीमैरिज, जब तक कि वो पुनर्विवाह ना कर ले तब तक लायबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात ये कही कि जहां तक पर्सनल लॉ है वो बात करता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, यानी और कोर्ट जो है वो बात करता है आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ कोई कंफ्लिक्ट ही नहीं है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में बोल रहा था कि ये सीआरपीसी के प्रावधान जो है पर्सनल लॉ में ब्लेटेंट वायलेशन करते हैं, क्योंकि हस्बैंड की लायबिलिटी को इद्दत की अवधि के बाद भी शिफ्ट कर रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये कन्फ्लिक्टिव ओपिनियन नहीं है। जहां तक पर्सनल लॉ है वो कह रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत हस्बैंड विल लायबल टू पे मेंटेनेंस टू हिज वाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ तक हम लोग भी सहमत है कि जब तक इद्दत की अवधि चल रही है तब तक पति भरण पोषण करेगा। इद्दत की अवधि के बाद पर्सनल लॉ खामोश है। अतः इद्दत की अवधि के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि मैं कह रहा हूं कि अब आप इसको मेंटेनेंस आगे कर दीजिए। तो देयर इज नो एनी कंफ्लिक्टिंग व्यूज एज फार द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल पर्सनल लॉ इज कंसर्न। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर पति की लायबिलिटी जो है इस सीआरपीसी के अंतर्गत आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत जो है वो कंटिन्यू वैसे ही करेगी जैसे कि हिंदू हस्बैंड का करता है या किसी अन्य धर्म के हस्बैंड का करता है। तीसरा है, हाँ, अगर पत्नी सक्षम है, पत्नी अपना भरण पोषण कर पाने में खुद ही सक्षम है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उसका भरण पोषण कर पा रही है, तब ऐसी पति की लायबिलिटी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर पत्नी जो है इद्दत की अवधि के बाद भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो लायबिलिटी जो है सीआरपीसी के तहत तब तक बनी रहेगी जब तक सी रीमैरिज, जब तक वो पुनर्विवाह ना कर ले। तीसरा उन्होंने कहा है जो इशू था, वेदर बाय पेमेंट ऑफ मेहर अ मुस्लिम हस्बैंड इज एब्सॉल्व फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू मेंटेन। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मेहर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मेंटेनेंस। द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेहर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मेंटेनेंस। जो मेहर का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कि पति के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस करता है कि वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स न दे।
मोहम्मद पैगंबर साहब का ये सुन्नत था, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि मोहम्मद साहब का ये सुन्नत था कि पति जो है अपनी पत्नी को डाइवोर्स न दे, उसके लिए एक भारी भरकम धनराशि की व्यवस्था की गई है, जिससे कि जब भी वो कभी डाइवोर्स पत्नी को देना चाहे तो वो 2 बार सोचे, क्योंकि अगर डाइवोर्स देगा तो उसे भारी भरकम धनराशि जो है वो एज ए मेहर देना पड़ेगा। तो पति के ऊपर ये डिटरेंट फोर्स करता है कि वो पत्नी को मेंटेनेंस न दे, जबकि पत्नी को जो है वो मेहर देने के वजह से वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स ना दे। जबकि मेंटेनेंस का मतलब होता है कि पत्नी को जो है वो बेसिक यूनिटीज ऑफ लाइफ को प्रोवाइड करना। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेहर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेंटेनेंस। दोनों को क्लब नहीं किया जाता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेहर जो है विवाह का प्रतिफल नहीं है। विवाह का मेहर जो है वो पति अपनी पत्नी को लव एंड अफेक्शन में देता है, अतः मेहर जो है किसी भी कीमत पर डाइवोर्स का प्रतिफल नहीं हो सकता है। अगर ये अतः मोहम्मद अहमद खान का ये कहना कि वो मेहर की धनराशि दे चुका है, अब वो कोई और मेंटेनेंस देने के लिए बात नहीं है, ये कहना गलत है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेहर जो है वो अलग है और जो मेंटेनेंस है वो अलग है। अगर मेहर दे भी दिया है तो भी पति की लायबिलिटी जो है वो भरण पोषण देने की बनी रहेगी। शाहबानो के जजमेंट के बाद जो तीनों ही जो निर्णय, तीनों इश्यूज पर जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय थे, इसमें मुस्लिम का एक बहुत बड़ा तबका जो है, कट्टरवादी मुस्लिम का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो नाराज हुआ और इस जजमेंट के खिलाफ काफी बड़े पैमाने पर भारत में आंदोलन हुआ। कुछ एक कैबिनेट मंत्री ने भी, राजीव गांधी गवर्नमेंट, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और राजीव गांधी की गवर्नमेंट नई बनी थी और इस बड़े पैमाने जब पर इस केस के निर्णय आने के बाद बड़े पैमाने पर जब मुस्लिमों का असंतोष बढ़ता गया तो फिर अल्टीमेटली राजीव गांधी की गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और इस जजमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जजमेंट के प्रभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। सीधा साधा 7 सेक्शन का, छोटा सा एक पन्ने का 7 सेक्शन का एक्ट है, बहुत ही छोटा एक्ट है। बस इसका ऑब्जेक्ट मात्र क्लियर था। एक्ट के पारित होने का ऑब्जेक्ट स्पष्ट था कि जो मोहम्मद अहमद खान का जो जजमेंट आया था, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट के सारे प्रभाव को दूर किया जाए, सारे प्रभाव को खत्म किया जाए और इस जजमेंट के पहले का जो सिचुएशन थी उसी को कायम रखने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट में सिर्फ 7 सेक्शंस हैं और जो सेक्शन 3 है, जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच टॉक्स अबाउट द मुस्लिम हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन वाइफ टिल द पीरियड ऑफ इद्दत। यानी कि जो बात पर्सनल लॉ में कही गई थी वो यहाँ पर भी कही गई है कि एक मुस्लिम हस्बैंड है जो अपनी पत्नी का भरण पोषण जो है टिल द पीरियड ऑफ इद्दत ही करेगा, उसके बाद वो नहीं करेगा, जो कि इस जजमेंट के आने से पहले प्रावधान था पर्सनल लॉ में। दूसरी बात इसमें कही गई थी कि हस्बैंड हैज टू मेक अरेंजमेंट फॉर मेंटेनेंस विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। दोनों को लगभग एक ही तरह से पढ़ा गया। अभी हम इसका इंटरप्रिटेशन हम जनरल लतीफी वाले केस में करेंगे। जहां तक अगर पहली सेक्शन 3 में कहा गया कि हस्बैंड जो है अपनी पत्नी का मेंटेनेंस जो है टिल द पीरियड ऑफ इद्दत करेगा, सेक्शन 4 में कहा गया है इफ शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अगर वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है एंड नॉट रीमैरिड और शादी पुनर्विवाह भी नहीं किए, देन द लायबिलिटी विल बी शिफ्टेड अपॉन हर हेयर्स। यानी कि अगर इद्दत की अवधि तक पति करेगा, उसके बाद अगर वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो लायबिलिटी जो है उस व्यक्ति पर शिफ्ट होगी जो इस स्त्री के संपत्ति में उत्तराधिकार में हिस्सा प्राप्त करेंगे। ये भी बड़ा आश्चर्यजनक वाली बात है कि जब उस पत्नी के पास इतनी प्रॉपर्टी होती कि वो अपना भरण पोषण कर पाए तो फिर उसके पास उत्तराधिकार में बच्चे या उसके माता पिता क्या प्राप्त करेंगे। यहाँ पर तो उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उत्तराधिकार के तो सवाल ही पैदा नहीं हो जाएगी। खैर इट इज ए कन्फ्लिक्टिंग व्यू। यहाँ पर प्रावधान ये बनाया गया था कि अगर वो इद्दत की अवधि के बाद भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो सेक्शन 4 ये कहता था कि लायबिलिटी उस व्यक्ति पर शिफ्ट होगी, यानी कि उसके बच्चे अगर वो सक्षम है तो वो अपनी माँ का भरण पोषण करेंगे, अगर बच्चे हैं लेकिन सक्षम नहीं है तो लायबिलिटी जो है वो डाइवोर्स महिला के माता पिता की होगी, अगर वो सक्षम है तो माता पिता भी सक्षम नहीं है तो लायबिलिटी अन रिलेटिव जो कि सक्षम है उस पर जाएगी, वो भी नहीं है या है तो मेंटेनेंस कर पाने में सक्षम नहीं है
तो फिर अल्टीमेटली जो है लायबिलिटी जो होगी वो स्टेट वक्फ बोर्ड को जाएगी। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक प्रावधान है कि शादी पति करे और उसका मेंटेनेंस जो है वो स्टेट वक्फ बोर्ड करे। लेकिन ऐसा ही प्रावधान, चूंकि इस जजमेंट को प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए चूंकि एक्ट बनाया गया था, और इस एक्ट का एकमात्र ऑब्जेक्टिव था कि हस्बैंड की लायबिलिटी को उतना ही तक रिस्ट्रिक्ट कर देना जितना कि पर्सनल लॉज में दिया गया था। तो इस तरह के इंटरप्रिटेशन, इस तरह के प्रावधान को जो है वो मजबूरी वश जो है रखना पड़ा यहाँ पर। यहाँ पर इतना ही बात खत्म नहीं हुई। सेक्शन 5 ये कहता है, जो कि बड़ा ही अजीब सा प्रावधान है, कि बोथ द पार्टीज, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही एग्रीड हो जाएं कि उनका मैटर 1 to 5 ऑफ सीआरपीसी में सुना जाएगा, तब तो वो पति पत्नी जो है उस 1 to 5 ऑफ सीआरपीसी में जा सकते हैं। अदरवाइज अगर हस्बैंड तैयार नहीं है तो हर हालत में महिला को जो है इसी अधिनियम में आना पड़ेगा। यानी कि इन अदर वर्ड ये पति को वीटो करता है, पति को वीटो का राइट दिया हुआ है कि अगर पति नहीं चाहेगा तो कोई भी महिला जो है वो सीआरपीसी में नहीं जा सकती है, क्योंकि इसके लिए सेक्शन 5 स्पष्ट करता है कि बोथ द पार्टीज एग्रीड देन द मैटर गोज टू द सुप्रीम कोर्ट। अगर एक पार्टी भी एग्रीड नहीं होगी, पति क्यों चाहेगा, क्योंकि सीआरपीसी में उसकी लायबिलिटी जो है इद्दत के बाद जो है वो कंटिन्यू करेगी टिल सी गेट रीमैरिज। तो पति क्यों चाहेगा कि कोई भी महिला जो है सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस मांगे? हर पति चाहेगा कि वो सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत मेंटेनेंस ही प्राप्त करे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पत्नी जो है सीआरपीसी में नहीं जा सकती है, इस सेक्शन 5 का अगर मैंडेट को देखेंगे। साथ ही साथ सेक्शन 7 ये कहा गया है कि ये प्रावधान जो है, यानी इस अधिनियम के प्रावधान जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी डालेंगे। यानी कि ऐसे केसेस जो इस अधिनियम के लागू होने से पहले सीआरपीसी के तहत चल रहे थे, वो सारे केसेस जो हैं अब इस अधिनियम के अंतर्गत सुने जाएंगे। तो ये बड़ा ही बेजोर एक्ट था, बड़ा ही अजीबोगरीब एक्ट था, जो सारा का सारा प्रावधान जो है वो पति के फेवर में बनाया था। बाद में 2001 में जो है ये एक्ट आया 1986 से। उसके बाद से लेकर 2000 यानी 15 सालों तक जो है तमाम तरह के कंफ्यूजन जो है अधिनियम, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का जजमेंट में काफ़ी कन्फ्लिक्टेड हुआ, और अल्टीमेटली जो डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये आया 2001 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम केसेस को क्लब करके इसका जजमेंट दिया। इस केस में इस अधिनियम की संवैधानिकता को चैलेंज किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में सारे के सारे अधिनियम को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा इस केस में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, कि सेक्शन 3(1)(a) में एक फ्रेज है, विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत, मीन्स दैट हस्बैंड हैज टू मेक ऑल अरेंजमेंट विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत which will enable wife to get maintenance till the time she remarried। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3(a) में एक प्रावधान है कि हस्बैंड टू मेक अरेंजमेंट फॉर मेंटेनेंस विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। सुप्रीम कोर्ट ने गजब का इंटरप्रिटेशन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान का मतलब यह है कि विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत ही पति मेंटेनेंस नहीं करेगा, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत 3 महीने का जो समय है, यानी 90 दिनों का जो समय है, इस दौरान पति जो है इतना भरण पोषण की व्यवस्था कर देगा ऐसी पत्नियों के लिए जो इद्दत की अवधि के बाद अपना भरण पोषण करने पाने में सक्षम नहीं है। तो उसके बाद से लेकर, यानी इद्दत की अवधि के बाद से लेकर टिल शी गेट रीमैरिड, इस दौरान जितने भी मेंटेनेंस उसके ऊपर खर्च होंगे या उसके बच्चों पर खर्च होंगे, इस सारे का प्रावधान जो है ये विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत जो है उसको करना ही पड़ेगा। यानी कि 90 दिन की अवधि के दौरान उसे इद्दत की अवधि के बाद के सारे वर्षों के लिए, जब तक वो रीमैरिज ना कर ले तब तक के लिए प्रावधान उसे बनाना होगा। अगर वो नहीं बनाता है, अगर बना देता है तो सो फार सो गुड, पति की लायबिलिटी से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इद्दत की अवधि के बाद भी पत्नी अनेबल है कि अपना मेंटेनेंस कर पाए, तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसी स्थिति में जो है कोई भी स्त्री जो है वो सीआरपीसी के धारा 125 के अंतर्गत आके वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है, और कोर्ट जो है ऐसे केसेस को सुनेगा हर हालत में। सेक्शन 5 जो ये कहता है बोथ द पार्टीज एग्रीड, सेक्शन 5 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि एक अधिनियम के द्वारा दूसरे अधिनियम में जाने से कतई नहीं रोका जा सकता है। अतः सीआरपीसी एक सामान्य
समान अधिनियम है, ये सेकुलर एक्ट है, हर महिला आएगी, कोई भी एक्ट जो है सीआरपीसी में किसी महिला को जाने से नहीं रोका जा सकता है। तो इस आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो घोषित नहीं किया, लेकिन सेक्शन 3A का जो ये इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हस्बैंड टू मेक अरेंजमेंट फॉर मेंटेनेंस विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत, 3 महीने के दौरान पत्नी जो का पूरा भरण पोषण इद्दत की अवधि के बाद का पति करेगा, और नहीं करेगा तो फिर सीआरपीसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस इद्दत की अवधि के बाद का भरण पोषण देने के लिए वो स्वतंत्र है कि ऐसी पत्नी को भरण पोषण दिलवाए। तो कुल मिलाकर आप देखें तो इस जजमेंट यानी डैनियल एटवी वर्सेस ऑफ इंडिया के निर्णय के बाद जो है वो सिचुएशन फिर वही मोहम्मद अबाद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का जजमेंट को जो है पुनः रिवाइव कर दिया गया। जो इस अधिनियम के द्वारा मोहम्मद अबाद खान के जजमेंट को न्यूट्रलाइज किया गया था, डैनियल लतीफी ने उसे पुनर्जीवित कर दिया, यानी कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने सीआरपीसी को ओपन रखा है कि कोई भी मुस्लिम महिला जो है उस सीआरपीसी के अंतर्गत आगे वो भरण पोषण मांग सकती है, अगर इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पति ने उसका पर्याप्त भरण पोषण जो है की व्यवस्था 3 महीने के भीतर इद्दत की अवधि के दौरान अगर नहीं किए तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा जो है मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वाइफ जो है, यानी कि अगर इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द जो मुस्लिम पत्नी की जो भरण पोषण की जो राइट्स है सीआरपीसी 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत वो वैसे ही है जैसे कि एक हिंदू पति की लायबिलिटी है टिल शी गेट्स रीमैरिज, और जब तक वो जीवित है तब तक उसका पूर्व पति जो है उसका भरण पोषण देता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।